नमस्ते भारत। आप सभी दर्शकों का पुनः आज फिर स्वागत है संवाद के इस पॉडकास्ट में, जिसमें हमारे साथ है चेतना पथ पत्रिका और उसके अलावा अन्य सामाजिक संस्थाओं से जुड़ाव रखने वाले साहित्य, काव्य, खेल जगत, भिन्न भिन्न चीजों में अपना योगदान देने वाले अरुण पाठक जी, जो एक गुरु के रूप में बहुत सारी हरिद्वार की जो बच्चे हैं और महिलाएं, उनको एक गुरु के रूप में आगे लेकर जाने वाले अरुण पाठक जी। एक कैसे एक व्यक्ति जब बीड़ा उठाता है समाज में कि आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे हूँ, बहुत बड़ा साहस चाहिए इस बात को कहने के लिए। बहुत सारे शिष्यों से मेरी बात हुई है और हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए अरुण पाठक जी ने आज हमारे लिए समय निकाला। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए और संवाद में आने के लिए। तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि पृष्ठभूमि क्या है, तो मेरा सवाल आपसे भी यही है, पहले पृष्ठभूमि, ताकि मेरे दर्शक आपसे जुड़े। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग मूल रूप से आगरा को बिलोंग करते हैं, लेकिन चूंकि बाद में परिवार हमारा पूरा उत्तर प्रदेश में कानपुर आ गया था, तो होम टाउन के पर्पज़ से अभी भी हमारे जो ज़्यादातर परिवार के सदस्य हैं वो कानपुर में हैं। कानपुर में। जी। तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में यूँ तो हम लोग कुल मिलाकर 9 थे। मेरे माता पिता जी अब नहीं हैं, भाई साहब और भाभी जी भी नहीं हैं, और एक हमारी छोटी सिस्टर थी, वो भी अभी एक्सपायर कर गई है जनवरी में। तो 9 या 4 4 हैं हम लोग। हम्म, तो पहले ये आपने जो अपने पत्रिका स्टार्ट की चेतना पथ, चेतना पथ से पहले का जीवन में जानना चाहूंगा। क्या साहित्य के साथ आपका बचपन से जुड़ाव रहा है? जी बिल्कुल। अ, मैं कह सकता हूँ कि जब मैं 8वीं या 9वीं कक्षा में था, तब से ही मैंने जो हमारे विद्यालय की स्कूल पत्रिका होती है हम्म, उसमें मैंने लिखना शुरू किया था। उसके साथ साथ उसी समय से कविताओं के लेखन में भी। और जब मैं हाई स्कूल में ही था तो मेरी एक छोटी सी कहानी, हालांकि कहानी लिखने की विधा में मेरा उतना हाथ नहीं परिकप है, और शायद वो कहानी मेरी अब तक की पहली और आखिरी कहानी थी। वो अमर उजाला के रविवारी परिशिष्ट में प्रकाशित भी हुई थी। इसके साथ साथ आगरा विश्वविद्यालय में एक बार एक कवि सम्मेलन हो रहा था। डॉक्टर अगम प्रसाद माथुर जी, जो 3 टर्म लगातार उस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, उनकी अध्यक्षता में एक कवि सम्मेलन था, उसमें भी मैंने प्रतिभाग किया था। उसके बाद मेरा शौक रहा कि ज़्यादातर जो साहित्यिक या किसी भी क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम है, जो भी अग्रज लोग हैं, जो हमारे देश के नामी गिरामी लोग हैं, उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। और मेरी कोशिश थी कि निकट जाकर के उनसे मुलाकात की जाए, उनके अनुभवों को जाना जाए। उसमें रामधारी सिंह दिनकर जी, जयप्रकाश नारायण जी। स्पोर्ट्स में मैं कह सकता हूँ, खेल जगत में लगभग उस समय से लेकर आज तक की तमाम हस्तियाँ, उनके पास जाने का, मेरे को इंटरव्यू करने का भी मौका मिला, क्योंकि इनिशियली शुरुआत से मैं एक फ्रीलांस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हुआ करता था। बहुत सुंदर। और मैं कह सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर समय में, विशेष समय में, हिंदुस्तान के हिंदी में स्पोर्ट्स खेल जगत की लेख आदि प्रकाशित करने वाली कोई भी पत्रिका ऐसी नहीं होगी, अखबार, जिसमें मेरे लेख ना आए हों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। तो वहीं से कुछ ऐसा हुआ कि उसी सिलसिले में साहित्यिक कार्यक्रमों को भी मैंने अटेंड किया। हमारे यहाँ हुए हैं फिराक गोरखपुरी साहब, हम्म, उनसे मेरे को मिलने का सौभाग्य मिला। जैन है, नीरज जैन साहब, जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। खेल में तो लगभग सभी से, आप कह सकते हैं कि ध्यानचंद जी से कई बार मेरी मुलाकात हुई। बहुत सुंदर। जी। और लगभग लगभग उस समय के किसी भी खेल के किसी भी खिलाड़ी से मेरी बातचीत हुई है। आज भी क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रुचि रखता हूँ, तो जब भी कभी मुझे मौका मिलता है साहित्य में, स्पोर्ट्स में, खेल में, किसी भी क्षेत्र में, तो मेरी रुचि होती है कि अच्छे लोगों से, नामी गिरामी लोगों से, जो हस्ताक्षर है अपने अपने खेल के किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, तो उनसे मुलाकात की जाए, उनके अनुभवों को जाना जाए, और अगर हो सके तो उसे प्रकाशित और प्रसारित भी किया जाए।
अच्छा, हमने कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट किया था, शायद संवाद का दूसरा या तीसरा पॉडकास्ट रहा, जिसमें संगीता राणा मैडम आई थी और वो वेट लिफ्टर हैं। तो उन्होंने आपका नाम लिया था गुरु के रूप में। तो अभी भी स्पोर्ट्स में आपकी रुचि है, तो वो 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 कनेक्शन कैसा है? एक साहित्यकार, पत्रिका चलाना, स्पोर्ट्स, एक गुरु के रूप में एक प्रतिभा आपको देखती है, आप कैसा महसूस करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि पत्रिका चलाना कोई अलग अपने आप में ऐसा कार्य नहीं है। नहीं, जोखिम भरा कार्य तो है। हम्म, आज के समय में अभी हम मल्टीमीडिया के युग में हैं, सोशल मीडिया है, और उस समय पे प्रिंट प्रिंट मीडिया को चलाना अपने आप में एक जोखिम भरा काम तो है। होता है, होता है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि शुरू से मुझे इस बात का रहा है शौक कि जो भी व्यक्ति जिस फील्ड में है, कार्य कर रहा है, उसको उसका वजन मिलना चाहिए, हम्म। उसको उसका मान सम्मान मिलना चाहिए, वो उसका हक है। तो कहीं ना कहीं जहां मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, ये पत्रिका आपने एक माध्यम बनाया ताकि जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको इसके माध्यम से आप आगे ला सके। जी बिल्कुल। इस पत्रिका का मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे आप थे वहीं आपको मैं ले जाऊँगा हाई स्कूल की तरफ। हम्म। उस समय में मैं स्पोर्ट्स में लिखना शुरू किया था, शुरुआत थी। खेल समाचार के नाम से एक मासिक पत्रिका आती थी। हालांकि मैं काफ़ी छोटा था आयु में, आपके आयु वर्ग के ही वो संपादक जी थे, राजीव सक्सेना जी उनका नाम था, मैं लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे बिगनिंग दी। बहुत सुंदर। उससे एक अंग्रेजी का अखबार भी उस समय उन्होंने शुरू किया था, मैं उसमें भी कोऑपरेट करता था। शाम का अखबार था वो, तो उसमें भी मैं लिखता था। तो लगभग लगभग उनकी उस पत्रिका को देखकर, उनको समझकर कुछ समय के बाद मुझे हाई स्कूल और ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में ही समझ में आ गया था कि अगर समय मिला कुछ भी करके, पहला और आखिरी मेरा स्वप्न होगा कि एक पत्रिका खुद की अपनी निकालूंगा। बहुत सुंदर। और जहाँ पर मैं लोगों को, मैं खुद, मुझे अनुभव हुआ कि भाई किसी पत्रिका में, किसी समाचार पत्र में अपने आलेख छपाने के लिए, प्रकाशित कराने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो मेरे मन में था कि मैं खुद लोगों को मौका दूं, और आज मैं खुशी महसूस करता हूं कि जो सोचा था वो ईश्वर करवा पा रहा है। बहुत सुंदर। मैं आपकी पत्रिका को जितना मैं जान पा रहा हूँ कि आपने समाज के काफी छुपी हुई प्रतिभाओं को, उभरती प्रतिभाओं को अपनी पत्रिका में स्थान दिया, और वही एक वजह है कि वहां पर एक गुरु और शिष्य का नाता जुड़ जाता है। तो ये पत्रिका नहीं है, ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप बहुत सारी छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे ला रहे हैं। जी, मैं इसको जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं इसको पत्रिका कम, एक प्रोफेशन नहीं है ये। अ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सामने या पीछे से, जहाँ से भी हमें जिसने भी जो भी सहयोग दिया है, जिसने मुझे यहाँ तक आज पहुँचाया है, जिस रूप में भी आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरी कोशिश लगातार ये रहती है कि अ, चाहे मैं किसी को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, किसी न किसी रूप में उनको रिटर्न करूँ। और रिटर्न आदमी वही कर सकता है जो उसके पास होता है। बिल्कुल मैं किसी सुंदर। को रुपया पैसा नहीं दे सकता, धन दौलत हीरे जवाहरात खाना पीना नहीं दे सकता। हाँ, मेरे पास, मुझे ईश्वर ने सामर्थ्य दी, आयु दी, शक्ति दी, अनुभव दिया, और काम लायक इतना पैसा भी दिया कि मैं इस पत्रिका के खर्च को वहन कर सकता हूँ। जो कुछ सहयोग हो जाता है वो एक अलग स्थिति है, और अगर वो सहयोग नहीं भी होता है तो मुझे कोई कष्ट नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस टारगेट को, जिस लक्ष्य को लेकर मैं इस पत्रिका को चला था, 2000 में मैंने शुरू किया था, शुरू के 3 अंक निकाले थे, उसके बाद में कोरोना आ गया था, आप जानते हैं। 3 अंक के बाद हमें इसे रोकना पड़ा था। इसके बाद जब महाकुंभ का मेला आया तो अप्रैल 2021 से हमने इसे दोबारा शुरू किया। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको भी इस बात की जानकर खुशी होगी कि अनवरत प्रकाशन के 4 वर्ष पूरे होने के बाद अब हम इसमें 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक प्रोफेशन बिल्कुल नहीं है, पत्रिका है, लेकिन इस पत्रिका का उद्देश्य सिर्फ हमारे समाज में जो टैलेंट है, हम्म। क्योंकि मुझे यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि मुझे यहाँ रहते हुए अब लगभग लगभग 25 साल से अधिक हो चुका है। उत्तराखंड में मैं पहले ऋषिकेश भी रहा हूँ, मैं देहरादून भी रहा हूँ, अभी मैं हरिद्वार में हूँ। तो ऑलमोस्ट उत्तराखंड को समझा जा सकता है यहाँ रहकर, और मैंने समझा, कोशिश की, और मुझे ये लगा कि हमारे यहाँ इस धरती पर, हम देवभूमि कहते हैं, हमारे पास कला और संस्कृति के क्षेत्र में खास तौर से
साहित्य तो बाद में हमने जोड़ा है। मुख्य मेरा इसमें उद्देश्य कला और संस्कृति प्रधान था, बाकी अध्यात्म जोड़ा है, साहित्य जोड़ा है। मैं कह सकता हूँ कि अब जो हम इसे क्षेत्र कवर कर रहे हैं उसमें अपराध और राजनीति को छोड़कर लगभग हम सारे इशू लेते हैं। और मुझे ऐसा उसमें लगा कि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है, या तो वो टैलेंट खुद अपने किए को समझ नहीं पा रहा है, या उसको वो आंक नहीं पा रहा है, और वो टैलेंट वहीं पैदा होकर के वहीं खत्म हो जा रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, उसको कोई पहचान मिल ही नहीं रही है। अगर हम संगीत की बात करें, हम इतना बड़ा मेला कुंभ का महाकुंभ लगाते हैं, कांवड़ मेला लगाते हैं, हमारे यहाँ संगीत कौन सा बजता है शायद, जिसे हम सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सीसीआर टावर गया था, कांवड़ का मेला था। मैंने उनको बोला कि क्योंकि सीसीआर टावर से संगीत प्रसारित होता है, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि मैंने भी सबसे पहले कुंभ के मेले के ऊपर यहाँ के स्थानीय कलाकारों को लेकर 7 गीतों की एक संगीत एल्बम बनाई थी, वीडियो एल्बम थी वो। अच्छा। जिसका विमोचन हमने दिल्ली में प्रकाश जावड़ेकर साहब और निशंक जी के हाथों से कराया था। ये कार्यक्रम जावड़ेकर साहब के निवास पर हुआ था, बहुत छोटा सा कार्यक्रम था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था, मैं चाहता था कि हमारे यहाँ इतना अच्छा संगीत है, हमारे यहाँ की संस्कृति को बाहर जाना चाहिए, यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नानार्थी आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ से मैसेज लेके जाएं, न कि वहाँ का मैसेज हमको छोड़ के जाएं। सही बात है। और लोगों ने पसंद किया। यहाँ पर हमें सीसीआर टावर से यही फीडबैक मिली कि हम तो इसको सबसे पहले चलाना चाहेंगे। बहुत सुंदर। इसके बाद फिर प्रेरणा हुई, तो इस पर जो हमारा कांवड़ का मेला आता है, इस पे हम लोगों ने फिर दोबारा से नए कलाकारों को लेकर कांवड़ की 5 गीतों की ऑडियो एल्बम निकाली। इसके बाद एक बीजेपी का, क्योंकि हमारे आदेश चौहान जी के साथ एक मैं व्यक्तिगत नाता मानता हूँ, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगा कि मैं भी उनके लिए कुछ करूँ। हम उनसे तमाम सुविधाएं सहयोग लेते रहते हैं, तो विशेष रूप से उनके लिए मैंने एक गीत, उस समय जो पार्टी का एक टैग लाइन थी, सदा करेगी भाजपा, उसको लेकर के मैंने एक गीत तैयार किया था, उन्होंने उसको चलाया भी। अच्छा जी। इसके बाद राम जी का मंदिर बना, उस पर हम लोगों ने एक बधाई गीत तैयार किया था, हम 4 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके उपरांत एक मैंने अभी गणेश चतुर्थी पर एक भगवान गणेश जी का एक भजन लॉन्च किया है। इसी बीच एक मैंने अपनी व्यक्तिगत वॉइस में गंगा जी के 108 नाम, क्योंकि मेरे मन में था कि गंगा जी के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। मुझे लगातार ये लगता रहा कि हम गंगा जी के शहर में रहते हैं, गंगा नगरी हम इस शहर को कहते हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है ये कहने में कि शायद हम गंगा जी के बारे में सोचते कुछ भी नहीं। अगर हम सोचते होते तो हमारे मन में ये बात होती कि हमें गंगा को साफ रखना हमारा काम है, पुलिस का काम नहीं है, प्रशासन का काम नहीं है, गंगा सभा का काम नहीं है, हमारा काम है। नहीं, गंगा तो साफ हो जाएगी, हम बस मेला करना छोड़ दें। तो मुझे लगा कि चलिए हम अपने स्तर से जो भी कर सकते हैं, और पत्रिका के माध्यम से मेरी कोशिश होती है कि ऐसे प्रत्येक विषय को लिया जाए जहां पर कि हमें जागरूकता की आवश्यकता है। और जितनी भी संस्थाएं, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि इस पत्रिका में हमने लोगों को सामने लाने के लिए 4 व्यवस्थाएं की हैं। एक, इसमें जो हमारी सामाजिक क्षेत्र में संस्थाएं काम करती हैं, उनको लेकर के हमने इसमें चेतना मंदिर के नामक से एक कॉलम लिया है, जिसमें हम तमाम संस्थाओं को फीचर करते हैं। इसके बाद व्यक्ति विशेष के ऊपर हमारा एक कॉलम इसमें रेगुलर रहता है, जिसमें हम चेतना स्तंभ का नाम देते हैं। इसके उपरांत एक उदीयमान प्रतिभा को हम हर बार कवर करते हैं, वो किसी भी क्षेत्र से हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें इस बात का कोई भेद नहीं होता कि व्यक्ति 83 साल का है या 13 साल का है या 3 साल का है। हम उसे वही सम्मान, मान और स्थान देते हैं जो किसी दूसरे को भी देते हैं। और एक कॉलम, चूंकि मैं खुद भी आप लोगों की शुभकामनाओं से 2-4 पंक्तियां लिख लेता हूँ, तो थोड़ा सा ये पक्षपात है कि एक कॉलम मैंने कवि को दिया हुआ है, कवि और कविता के नाम से। बहुत सुंदर। तो इस बहाने से मेरी ये कोशिश है कि लगभग हर क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति को एक पहचान, एक प्लेटफॉर्म मिले। और जैसा कि आपने देखा, अगर हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो पत्रिका और समाचार पत्र का कितना काम होता है कि आप वहाँ पे समाचार दीजिए, समाचार छप जाएगा, उनका भी काम हो गया, इसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं रहता। मेरी कोशिश है कि दूसरा क्या है कि हम इसको हरिद्वार तक ही फोकस करना चाहते थे,
अच्छा। मेरा ऐसा सोच था कि अगर हम अपना घर साफ करेंगे, और हर व्यक्ति अगर अपना घर साफ कर ले, तो देश को अलग से साफ करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सुंदर, पूरा बहुत देश साफ हो जाएगा। बिल्कुल। मैंने फोकस किया है सिर्फ हरिद्वार के ऊपर। मैं चाहता हूं कि हरिद्वार का एक एक टैलेंट, एक एक बच्चा गली कूचे में, घर पे जहां भी छुपा बैठा हुआ है, सामने आए, उसको अपनी पहचान मिले, आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिले। और केवल इतना ही नहीं, इसके माध्यम से मेरा एक, जैसे भी आपने संगीता राणा जी का नाम लिया, जो भी व्यक्ति इसमें फीचर करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा अपना उस व्यक्ति के साथ डायरेक्ट एक रिलेशन बनता है। और वो बात वहां खत्म नहीं होती कि हमने उसका लेख छाप दिया, उसको फीचर कर दिया, बल्कि बात वहां से शुरू होती है। वहां से शुरू जी, वहां से वो शुरू होती है। उसको आगे कोई भी जरूरत है, कोई गाइडलाइन चाहिए, अगर मुझे कोई भी हेल्प किसी प्रकार की अगर मैं कर सकता हूँ, मैं आगे आके करने को तैयार हूँ। यहाँ से एक गुरु शिष्य के एक रिश्ते का आरंभ होता है। आप उसे कोई भी नाम दे सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। कोई भी नाम दे सकते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति प्रोग्रेस करे, हर व्यक्ति आगे बढ़े, जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़े, और अपना नाम तो करे, अपने शहर, परिवार, प्रदेश और देश का भी नाम करे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अपनी पत्रिका के चेतना पथ के साथ और संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, उन संस्थाओं का थोड़ा सा विवरण चाहूंगा। कौन कौन सी संस्था जुड़ी हुई है और उन संस्थाओं के क्या क्या कार्य हैं? जी, मैं इसमें सबसे हमारी जो पुरानी संस्था जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, मैं कहना चाहूँगा, अध्यात्म चेतना संघ हमारी एक संस्था है, जो हम लोगों ने ही आज से लगभग लगभग 20 साल पूर्व स्थापित की थी। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है, संस्कारों का प्रसार करना है। ठीक है। विभिन्न कार्यक्रम ये संस्था पूरे साल आयोजित करती है। इसमें कथाएं हैं, भागवत हैं, सामाजिक कार्य हैं, रक्तदान शिविर भी लगाए हैं, स्वास्थ्य शिविर भी लगाए हैं, और मेले आदि होते हैं तो वहाँ पे अध्यात्म चेतना किसके द्वारा संचालित है? ये आचार्य कर्णेश जी मिश्र हैं, और इनका परिवार 3 पीढ़ियों से कथावाचक है। इनके परिवार में 3 कथावाचक हैं, और तीनों अपनी अपनी कथाएं करते हैं। बहुत सुंदर। आचार्य कर्णेश जी मिश्र हमारे साथ हैं, संस्था से के पहले से लगभग 25 साल से हमारे साथ हैं वो। बहुत सुंदर। और उसके अंतर्गत हम लोग एक मुख्य कार्य ये करते हैं, जो पिछले लगभग 7-8 वर्ष से हम लोग जारी किए हुए हैं, कि स्कूली बच्चों के बीच श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। और इसमें मैक्सिमम अभी तक मैं कह सकता हूँ कि 7,000 से 8,000 तक बच्चों ने एक बार में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा। उसमें हमारा उद्देश्य शुरू में ये रहा है कि किसी भी माध्यम से सही, प्रत्येक घर में गीता का स्थान होना चाहिए, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो। बहुत सुंदर। और मेरा मानना है कि इस प्रयास से शायद आधे घरों में तो गीता हम लोगों ने पहुंचाई है। बहुत सुंदर प्रयास, बहुत सुंदर। इसके अतिरिक्त कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे नेहा मलिक जी हैं, इनके द्वारा स्थापित मुस्कान फाउंडेशन है। ये देहदान, रक्तदान और नेत्रदान के ऊपर कार्य करती हैं। नीरज मलिक साहब इसके संस्थापक थे, अभी उनका शरीर नहीं है, तो उनकी श्रीमती जी इस कार्य को बखूबी अभी भी उसी तरह से निभा रही हैं। इसके अतिरिक्त साहित्यिक संस्थाएं कुछ हैं जिन्होंने मुझे साथ में लिया हुआ है। उनकी काव्य गोष्ठियाँ, कवि गोष्ठियाँ चलती रहती हैं, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ाव रखने से आपकी पत्रिका वैसे ही पवित्र हो जाती है। और उसमें भी मेरा ये प्रयास होता है कि हर बार 2-4 नए लोगों को जोड़ा जाए, प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाए। उससे ये होता है कि वो उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ने का एक रास्ता। मैं थोड़ा सा इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा दर्शकों को कि संवाद को लाने का हमारा भी कहीं ना कहीं ये उद्देश्य था। जब हम चेतना पथ की बात करते हैं और संवाद की बात करते हैं, तो दोनों संस्थाओं के जो विचार हैं वो एक जैसे ही हैं। मेरा भी यही विचार था जब हम संवाद लेके आए थे, इसीलिए हमने संवाद को, हमने भी राजनीतिक विषयों से दूर रखने की कोशिश की है, और मेरा प्रयास रहेगा कि आगे भी ऐसा ही हो। इसी क्षेत्र में हम समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रूप से काम करने वाले व्यक्तियों को संवाद में लाते हैं, ताकि उनके द्वारा पॉजिटिव चीजों से ही आगे और लोगों को भी सराहना मिले। और इसी क्रम में जैसे चेतना पथ छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का काम कर रही है, ऐसे संवाद भी वही प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है कि छुपी हुई प्रतिभाएं, बस दोनों का पैटर्न अलग अलग है। वो प्रिंट मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, पर दोनों का प्रयास और दोनों के विचार एक ही है। तो आगे बढ़ेंगे।
तो इसमें भी मैं जैसे आपको बताना चाह रहा था कि इसमें भी मेरा प्रयास यही होता है कि अधिक से अधिक लोगों को एनकरेज करके कहीं ना कहीं एक सही दिशा मिले और किसी न किसी सकारात्मक क्षेत्र में, रचनात्मक क्षेत्र में उनका जुड़ाव हो। मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि इसी पत्रिका के माध्यम से हमने इस पत्रिका ने ऐसे लोगों को मौका दिया है जो ये कहते थे कि मैंने तो कभी कलम उठाया ही नहीं, मैं तो लिख ही नहीं सकता हूँ। तो ये पत्रिका उनको भी मौका देगी जो कलम रख के भूल गए। निश्चित रूप से उनको मौका दे रही है, मेरे जैसे निश्चित जो कलम रूप रख से के उनको भूल मौका गए। दे रही है। आपने कलम को इलेक्ट्रॉनिकली पकड़ा हुआ है, आपने छोड़ा नहीं है। और अभी आपने जैसा कहा कि मुझे भी ये लगा कि हमारा और संवाद का दिशा एक ही है और दशा में भी कोई अंतर नहीं है, प्रयास भी एक ही है, उद्देश्य भी एक ही है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। चलिए बहुत अच्छा है। मुझे भी जब मैं आपकी पत्रिका देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये कहीं ना कहीं से लगता है कि एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी कि जो प्रतिभाओं को आगे लाए, और उद्यमान प्रतिभाओं को आगे लाना नितांत आवश्यक है। बिल्कुल, अगर उनको हम आगे नहीं आने देंगे तो फिर बड़ा तकलीफदायक हो जाएगा नहीं आने मैं वाला कहना समय। चाहता हूँ कि कुछ इस बीच में 4 साल में मैंने महसूस किया, मुझे कुछ गुरेज नहीं है ये कहने में कि कुछ लोगों ने ऐसा महसूस किया कि अगर नई प्रतिभाएं हमारे सामने आएंगी तो हमारा क्या होगा। मेरा कहना था कि अगर किसी बरगद के वृक्ष को नीचे कुछ खरपतवार उगाने से खतरा हो तो सोचना पड़ेगा कि क्या वो वास्तव में बरगद है। सुंदर बात है। ऐसा कभी नहीं होगा कि नए लोगों के आने से पुराने विभूतियां खत्म हो जाएंगी। आज भी हम पुरानी विभूतियों को वही सम्मान करते हैं। बिल्कुल सही बात। कल को हम नवांकुर होते थे, आज भी नवांकुर हैं, आगे भी नवांकुर रहेंगे उन लोगों के सामने जो हस्तियां आज भी हमारे यहाँ हैं। और मुझे बराबर ये लगता रहा और यही कारण रहा कि हमारे यहाँ वास्तव में एक से एक बड़ी विभूतियां हैं। हमें आज भी पता नहीं है उनके योगदान को। डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा राकेश जी, उनका योगदान जब मैंने उनके अभिनंदन ग्रंथ में पढ़ा मेरी आंखें खुली रह गई। मैं उन्हें सिर्फ एक शिक्षक के रूप में जानता था। उसको अभिनंदन ग्रंथ को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर उन्होंने कार्य न किया हो। डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी से मेरी मुलाकात हुई। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि योग को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने का उनका अपना एकमात्र योगदान है, जिस वजह से वो जाने जाते हैं। बहुत सुंदर। ऐसी ऐसी प्रतिमाएं हैं खेल के क्षेत्र में। अभी आपने संगीता राणा जी का नाम लिया। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि संगीता राणा जी 3 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लेकर के विदेश से लौटी। मेरे घर के बिल्कुल करीब, शायद 1 या 2 गली आगे उनका निवास था, लेकिन मुझे उनको ढूंढने में 10 दिन लग गए। अच्छा। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा कि मैं तो अपना खेल खेलती हूँ, मुझे कोई जानता है या नहीं जानता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उन्हें कहा कि आपको जानता है या नहीं जानता है इसका फर्क आपको नहीं पड़ता, लेकिन जब वो आपके बारे में जानेगा निश्चित रूप से आपके जैसे 10 पैदा होंगे अगले 2 साल में। बहुत सुंदर, बहुत बहुत उनके लिए आप एक प्रेरणा बनिए और आप जो काम करके आई हैं आपको वास्तव में हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति का अनुमान नहीं है। आपके पास वो इस समय स्थिति है कि आप जो कहेंगे वो हर व्यक्ति को मान्य होगा, क्योंकि आपकी अथॉरिटी है, आपको अधिकार प्राप्त हुआ है। वो ये कहती थी कि मुझे कोई नहीं जानता। मैंने आपको बताया वो खुद को भी ठीक से नहीं जानती थी कि वो कितना बड़ा काम करके आई है। उनका परिवार उनको नहीं जानता था कि वो कितना बड़ा काम करके आई हैं। 1 साल के अंदर अंदर में उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 9 गोल्ड मेडल जीते अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। और इस प्रदेश का जो सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण पुरस्कार होता है तीलू रोतेली अवार्ड, वो उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर जीता। बहुत बड़ी बात है। ये कई लोग ऐसे मुझे मिले कि वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो कोई प्रचार प्रसार नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा ये आपका जो वक्तव्य है अपने आप में एक तरीके से स्वार्थ है। जो आपको प्राप्त हुआ है वो आप दूसरों को शेयर नहीं करना चाह रहे हो तो इससे आप अगली आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंचाएंगे। आपको तो चाहिए जो आपके पास है वो अपने अनुभवों को आप बांटिए, लोग प्रेरित होंगे और लोगों के दिमाग में ये आएगा कि अरे जब ये कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते, अगले वालों को रास्ता मिलेगा। और निश्चित रूप से आपके जैसे 10 नहीं 20 पैदा होंगे। हमने काव्य संकलन तैयार किया,
आज की तारीख में मुझे लगता है हर चौथा कवि ये चाहता है कि मेरा काव्य संकलन प्रकाशित हो। और मुझे लगता है कि जब मैंने एक काव्य संकलन प्रकाशित किया, अनुभूति, उसके बाद अनेक आए। इसके बाद एक अगला काव्य संकलन मैं आपको बताऊंगा, हमने तैयार किया है आजादी के परवाने। हाँ, आजादी के परवाने, मैं यहाँ पे आना चाहूंगा। आजादी के परवाने काव्य संकलन जब मैंने पहली बार मेरे हाथों में आया तो मेरी आंखें खुली रह गई जब मैंने उसमें देखे 75 स्वतंत्रता सेनानी एक कड़ी में आपने पिरो दिए। तो बड़ा मुश्किल कार्य था ये, एक साथ 75, क्योंकि इतना नाम मैंने भी नहीं सुने थे और ऐसे ऐसे नाम वहां पे निकल के आए, इसलिए मैं इसको लेके भी बैठा था, आजादी के परवाने, कहीं मैं भूल ना जाऊं इसके बारे में बात करना। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये काल था, बड़ा विभत्स काल था, कोरोना काल का दूसरा अ, अ, चल रहा था, दूसरा चरण, दूसरा चरण चल रहा था। दूसरे उसमें आया स्थिति था। बहुत खराब थी, हमारा पूरा देश परेशान था, हम्म। सरकार भी परेशान थी, हम भी परेशान थे। और निश्चित रूप से सबने कुछ ना कुछ खोया, किसी ने थोड़ा, किसी ने ज्यादा, कीमत सबकी एक। क्योंकि एक व्यक्ति के घर से एक भी व्यक्ति जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। हमारी सरकार ने भी महसूस किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे ऐसे कार्य उस समय किए। अप्रेंटिस देखने से लगता था और हर व्यक्ति ये कहता था इससे कोरोना नहीं जाएगा, ताली बजाने से नहीं जाएगा, दीपक जलाने से नहीं जाएगा, थाली बजाने से नहीं जाएगा, फूलों की वर्षा करने से कोरोना नहीं जाएगा। उनको पता था कि ये एक बहुत बड़ी विपत्ति, एक समस्या आने वाली है, उसके लिए उन्होंने हमें मानसिक रूप से तैयार किया और उन्होंने ये कोशिश की। मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा ये, और आज हम इस बात को कहने के लिए आपके सामने हैं कि उन्होंने जिस तरह से प्रयास किए, मैं कह सकता हूं कि उस समय में हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए था, ऐसा ही राष्ट्र नेता चाहिए था। तो वो लगातार लोगों के साथ में संपर्क में रहे, मीडिया के थ्रू, कभी रेडियो के थ्रू, और जितने भी उनके कार्यक्रम थे उन्होंने सब में लोगों को जागरूक करने का, प्रेरित करने का, एक संरक्षण देने का, और मैं तो ये कहूंगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने हर घर में प्रवेश किया, बिल्कुल, अपने वार्ताओं के माध्यम से। बिल्कुल। उसी दौरान उनका एक कार्यक्रम मैंने देखा था, उस कार्यक्रम के दौरान किसी वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक टैग लाइन चलाई थी, आपको अभी भी याद होगी, कि आपदा को अवसर में बदलो। आपदा को अवसर में बदलो। उसमें उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, कुछ उदाहरण दिए थे, और हमें ये उन्होंने कहा था कि देखिए इस तरह से वातावरण है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं, कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, घर में रहकर एक मोनोटोनस वातावरण बन गया है, इसमें लोगों को एक डिप्रेशन जैसा भी आ रहा है, तो उससे निकलिए, प्रयास करें, कोशिश करें और अपने को कुछ ऐसे कार्यों में लगाएं किसी कार्य में ताकि हाँ बिजी रचनात्मक रखें। हो, कुछ प्रेरणा, कुछ नई चीज निकल के भी सामने आए, और कहीं आपको आना नहीं है, जाना नहीं है। उन्होंने उसी में उन्होंने ये कहा था कि अब हम ये इस वर्ष स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी की 75वीं वर्षगांठ होगी, आप एक कार्य ऐसा कर सकते हैं कि छोटे छोटे 75 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम तलाशें, कुछ ज्ञात हों कुछ अज्ञात हों, उनके कार्यों को, उनके व्यक्तित्व को, उनके जो भी उपलब्धियां रही, जो भी उनके त्याग रहे, जो उनके प्रेरणा रही, उनको लेकर के छोटी छोटी कविताएं लिखें और उन कविताओं को एक पुस्तक का रूप दें। कुछ दिन तक मैंने प्रतीक्षा की, अचानक एक दिन सुबह उठ के मुझे समझ आया कि भाई जब हम लिख ले रहे हैं और ये बहुत बड़ा काम नहीं है, समय है ही, हाँ, कोशिश करके भरपूर समय देखते था हैं। उस समय तो सबसे पहले मैंने इसमें नाम इकट्ठे करना शुरू करे, और वो नाम इकट्ठे करना शुरू करे जिनके चित्र भी हमारे पास उपलब्ध हुए, उनके ऊपर कविताएं लिखी। और एक दिन वो आया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को होता है, उस दिन इस पुस्तक का विमोचन हुआ। एक साल के अंदर अंदर इस पुस्तक ने एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ इस पुस्तक को। बहुत सुंदर। और आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि काफी संस्थाओं ने मिलकर एक सम्मान समारोह आयोजित किया, और ये सम्मान समारोह अपने आप में अलग था इस मायने में कि सम्मान समारोह किसी व्यक्ति का नहीं था, सम्मान समारोह उस पुस्तक का था जिसने इस विश्व रिकॉर्ड को स्थापित किया था। हमारे माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल साहब उसमें हमारे मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इस पुस्तक को काफी देर तक पढ़ा और पढ़ने के बाद 10 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, 45 मिनट तक उन्होंने इस पुस्तक पर ही बात की।
बहुत सुंदर। उसके बाद लगातार ये पुस्तक जारी है, और मैं तो चाहूँगा कि, और वैसे भी इस पुस्तक का अंतिम लक्ष्य भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमल ही हैं, और मेरी पूरी कोशिश है और अंतिम लक्ष्य ये है कि इस पुस्तक को उनके हाथों तक हाथों प्रत्यक्ष तक रूप से, पहुंचना है, तो अभी माननीय मोदी जी तक नहीं पहुंची ये पुस्तक। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से कई बार हो सकता है पहुंची भी हो, उनके कार्यालय पहुंची हो, इवन उनके घर भी पहुंची है, लेकिन अभी तक उनके यहाँ से कोई चूंकि फीडबैक आया नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद अभी वो ध्यान नहीं दे पाए हैं। जब भी कभी मुझे मौका मिला किसी भी माध्यम से, तो ये पुस्तक उन तक पहुंचेगी जरूर। जरूर पहुंचेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं कि एक दिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और उनके द्वारा लिखित पत्र के रूप में आपको प्राप्त हो। वो आपके प्रदेश का और आपके शहर का सम्मान होगा। ये पुस्तक आपने जो बनाई है, ये वाकई ये प्रदेश का ही सम्मान की बात है, एक छोटी चीज नहीं है। और एक गार्जियन के रूप में आपने प्रधानमंत्री जी को लिया, उनकी बात को आपने उस हिसाब से लिया और उस आपदा को अवसर में बदला। मैं मानता हूँ ये ईश्वरीय प्रेरणा से ही संभव है। बिल्कुल, ईश्वरीय प्रेरणा से ही संभव हो पाता है। कोई भी चीज हम कर पाते हैं उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की उपस्थिति बनी ही रहती है। तो जब ईश्वर की उपस्थिति की बात हुई, आज पत्रिका की बात काफी हो गई। आज का युवा, अब हम देख रहे हैं पाठक जी, आज का युवा बहुत कम आयु में डिप्रेशन जैसी चीजों में जा रहा है। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं उसकी सोच में अंतर आया है। डिप्रेशन की स्थिति तब आती है जब हम हर तरीके से हताश हो जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। शायद हमने उसको इतना सामर्थ्य दिया नहीं है, उसको हमने संघर्ष करने की क्षमता दी नहीं है, वो सामर्थ्य हमने उसे दिया नहीं है, और जो संस्कार हमें देने चाहिए थे शायद हम नहीं दे पाए हैं। और अगर हम संस्कारित होते तो हमें हताश होने का कोई कारण नहीं था। मैं देखता हूं कि उसमें हताशा का कोई कारण नहीं है। देयर आर एन नंबर चांसेस कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करें। होता क्या है कि व्यक्ति सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर चलता है, उसी के पीछे रहता है, और अगर वो उसे नहीं मिला तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। अगर वो अपने सोच को खुला रखें, तो मेरा मानना है कि ऑप्शंस तो बहुत रहते हैं, बस वो है वो कि एक ही लक्ष्य पे अपने आप को फोकस करना, फिर उसको ना पाने पे एकदम डिप्रेशन जैसी चीजों में चले जाना। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे समाज की भी उसमें भूमिका होनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, वो परिवार भी उसको सपोर्ट करे, कोई कारण नहीं है डिप्रेशन में जाने का। परिवार को भी समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुछ चीजों का मेंटली प्रेशर डालना ठीक नहीं है किसी हद तक। तो और बाकी थोड़ा सा उसको खुला छोड़ें, आगे बढ़ने दें, सोचने दें, क्योंकि मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के पास क्षमता है, अलग अलग है। कोई स्पोर्ट्स में जाएगा, कोई खेल में जाएगा, कोई चित्रकारी में जाएगा। होता क्या है, हम कहते हैं नहीं पढ़ो, वो कह रहा है जी मुझे तो आर्ट ही बनानी है, मैं तो आर्ट में ही चमकूंगी। वो तो कहती है मुझे तो स्विमिंग ही चाहिए। आप वहीं जाने दो उसको जहां वो जाना चाहता है। अच्छा, आर्ट से मुझे एक याद आया, अभी हमने बात की निशंक जी की बात की, तो मैं खुद उत्साहित रहता हूँ जानने के लिए। मेरा भी सौभाग्य नहीं है निशंक जी द्वारा बनाए गए लेखक ग्राम तक जाने का। लेखक ग्राम क्या, मतलब उसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। लेखक ग्राम हमारे उत्तराखंड की एक उपलब्धि है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना है और कहीं ना कहीं निशंक जी के हाथों साकार होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ लेखक ग्राम जाने का? आपने अच्छा सवाल पूछा। लेखक गांव, चलिए एक हम लोगों ने मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि एक हम लोगों ने पारिजात, हमारी संस्था है, साहित्यिक संस्था है, तो ये संस्था एक काव्य संकलन निकालना चाहती थी। तो हम लोगों ने प्रयास करके करीबन 18 जीवित और 8 दिवंगत कवियों को शामिल करते हुए, और वो उन 8 कवियों, दिवंगत कवियों के लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप भी था। हम लोगों ने काव्य कलश, पारिजात काव्य कलश के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। उस पुस्तक का विमोचन
माननीय निशंक जी ने किया था, प्रेस क्लब में ये कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में सबसे पहले निशंक जी ने इस लेखक गांव की परिकल्पना की घोषणा की थी। बहुत सुंदर। उसके बाद थोड़े से संपर्क हुए, क्योंकि उस कार्यक्रम से उनके साथ निकटता बढ़ी। उन्होंने भी उस कार्यक्रम को समझा, क्योंकि वो स्वयं लेखक हैं, कवि हैं। उन्होंने उसके महत्व को समझा। इसके पीछे जो लोग थे उन्होंने उनको भी पहचाना। ठीक अगले ही दिन उनका अपना भी कार्यक्रम था। उन्होंने मेरे को इमरजेंट मैसेज भेज के रात को ये मैसेज करवाया कि नहीं, आप सवेरे सर्किट हाउस आइए, यहाँ पर डैम कोठी आइए, आपकी ज़रूरत है। वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने वहाँ भी उस कार्यक्रम की तारीफ की, पुस्तक की उन्होंने तारीफ की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री वहाँ से जल शक्ति मंत्री आए थे, उससे उन्होंने मिलवाया और उन्होंने बताया कि उस समय उन्होंने उनको बोला कि जो हमारी लेखक गांव की परिकल्पना है, तो आप लोगों का भी सहयोग हमें चाहिएगा। इसके बाद उन्होंने मुझे जो ब्लूप्रिंट बनाया था वो भी उन्होंने कमेंट के लिए मुझे भेजा। तो जो उसमें आया, तो मेरा शुरू से अंत तक मेरा उनसे एक ही आग्रह था कि आदरणीय, हमारे पास लगभग लगभग सभी फील्ड में लोगों के पास में प्लेटफॉर्म है। कवियों के लिए है, गायकों के लिए है, म्यूजिक के लिए है, नृत्य के लिए है, लेखन के लिए है, लगभग लगभग हर फील्ड में कुछ ना कुछ होता है। लेकिन चित्रकार और चित्रकला एक ऐसी विधा है, ऐसी कम्युनिटी है जिनके लिए अभी बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। नहीं। तो मेरे मन में था कि आप जब इतना बड़ा सब कुछ कर रहे हैं तो इसमें चित्रकला को भी स्थान दीजिए और चित्रकारों को भी उससे एक प्रोत्साहन मिलेगा और चित्रकला को भी एक नया स्थान मिलेगा, लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगी। और मैं लगातार उनसे ही आग्रह करता रहा। राज्यपाल महोदय जी का एक कार्यक्रम था, वहाँ पे मैंने पुनः इस बात को रखा और उनका जो 3 दिन का कार्यक्रम होता है वार्षिक, जिसमें लगभग लगभग 900 से 1200 लोग देश विदेश से आते हैं, और ये इस बार वो कार्यक्रम उसी लेखक गांव में 5 दिन का हुआ। बिल्कुल। तो उसमें मेरा उनसे आग्रह था कि इन 5 दिनों में चित्रकारों को भी स्थान दें। उन्होंने इस चीज़ को सुना, चित्रकारों से बातचीत भी की, मैं भी उनके साथ किया था। तो 2 दिन की वहाँ पे चित्रकला कार्यशाला और 3 दिन की चित्रकला प्रदर्शनी वहाँ पर हुई और उन्होंने उसमें मुझे ये कमिटमेंट किया है, आश्वासन दिया है कि इसी लेखक गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्ट गैलरी भी हम स्थापित करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं आपको लेखक गांव की परिकल्पना के बारे में स्पष्ट करता हूँ। ये वास्तव में एक बहुत अच्छी परिकल्पना है। निशंक जी का कहना है कि ये परिकल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी के उद्गारों से आई है, क्योंकि वो भी स्वयं एक लेखक थे। उन्होंने इस चीज़ को बड़े करीब से महसूस किया कि एक लेखक जब एक आयु को प्राप्त कर लेता है, लगभग लगभग वो अपने परिवार से भी थोड़ा सा अलगाव सा महसूस करता है, कोई तालमेल बनता नहीं है। लेखन एक ऐसी विधा है जो परिवार के अन्य सदस्यों को समझ में कम आती है, कम समझ में तो एक तरीके से वो नेग्लेक्ट जीवन व्यतीत कर रहा होता है। उनको लगा कि नहीं, इनको ऐसी स्थिति में आकर के कोई ना कोई सहारे की जरूरत है। उन्होंने उस परिकल्पना को कार्य रूप में परिणत किया है। एक बहुत बड़े परिक्षेत्र में बहुत शानदार उन्होंने वहाँ पर स्थापन किया है। वहाँ पर उनकी जो व्यवस्था है वो ये है कि कोई भी लेखक, कोई भी कवि, साहित्यकार देश विदेश से ऑनलाइन अब तो उसके लिए उपलब्ध हैं, रजिस्ट्रेशन उपलब्ध हैं। वहाँ पर रेजिडेंशियल भी हैं, आवासीय व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो उनका ये मानना है कि आने वाले समय में एक ये बहुउद्देशीय सुविधाएं होगी लेखकों के लिए और साहित्यकारों के लिए, कवियों के लिए, गीतकारों के लिए, कि वहाँ पर जाएं, वहाँ पर रहें और इतना खूबसूरत और सुंदर वातावरण है कि उसको महसूस करें। और आप उस वातावरण में प्रवेश करते ही अगर आपके मन में वास्तव में कवि का काव्य है, निश्चित है कि आप एक कविता वहीं बैठकर रच कर आएंगे, वहीं रचना हो जाएगी। बहुत। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप आइए, लिखिए, लिखने के बाद हमें दीजिए, हम इसका प्रकाशन भी करेंगे। बहुत सुंदर। ये परिकल्पना है, बहुत प्यारा, बहुत लेखक गांव। बिल्कुल सौभाग्य रहेगा लेखक। और ये हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में अपने आप का दूसरा एक परिकल्पना है। क्योंकि आप जानते हैं कि रिसोर्ट्स हैं, सब जानते हैं, हॉस्पिटल सब जानते हैं, मंदिर मस्जिद सब जानते हैं, जितनी भी तरीके की कंस्ट्रक्शंस होती हैं, अट्रैक्शंस होती हैं, टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, सब जानते हैं, झीलें हैं, महल हैं, सब जानते हैं। लेकिन लेखक गांव अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि गूगल पर मैंने निशंक जी को ये बात बोली थी कि ये आने वाले 1 साल में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ शब्द होगा, लेखक गांव। बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति जानना चाहेगा कि आखिर ये है क्या, है क्या। बहुत सुंदर, बहुत उत्सुकता है इस बारे में। जैसे आपने भी अभी कहा, मैं मानता हूं कि पूरे दुनिया में इस बात की उत्सुकता है कि आखिर ये लेखक गांव परिकल्पना है क्या। बिल्कुल।
बिल्कुल। बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा और ये कार्य सिर्फ निशंक जी के हाथों ही हो सकता था, क्योंकि एक लेखक के मन भाव एक लेखक ही समझ सकता है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। एक लेखक जब एक समय के बाद वो एकांतवास चाहता है लेखन के लिए या खुद के लिए, एक समय के बाद उसको चाहिए एकांतवास, तो वो अगर फैसिलिटी हम दे पाए उसको, तो ये अपने आप में अद्भुत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि राजनीतिक के तौर पर उनका एक जीवन रहा होगा, आज भी है, अपने प्रयास हैं, लेकिन हाँ, एक व्यक्ति के रूप में आज भी वो सबके दुलारे हैं, मैं मानने को तैयार हूँ। और आप सब लोगों की शुभकामनाएं हैं, विशेष स्नेह वो रखते हैं, मेरे को ये कहने में खुशी होती है। और शायद हर बात को वो वजन देते हैं। चित्रकारों को उन्होंने वहाँ पर बहुत मान सम्मान दिया, क्योंकि हमारे कलाकारों को लग रहा था पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमने लास्ट फेज में एंटर किया था, तो हम लोग मेन फ्रेम का हिस्सा नहीं थे। उसके बावजूद भी हमारे जितने भी मेहमान थे, सबों ने उस आर्ट को, चित्रकला को देखा और चित्रकारों का सम्मान किया। अनेक हस्तियां वहां पर मौजूद थी, हमारे चित्रकार तो गदगद थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विचार। आज ये पॉडकास्ट अपने आप में एक अलग पॉडकास्ट है। मतलब ये, क्योंकि एक कवि हृदय रखने के नाते और आपसे बात करना और ये सब बात करना मेरे लिए बड़ा अद्भुत और रोमांचकारी रहा। तो इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं दर्शकों को बता दूं कि संवाद और चेतना पथ को एक तरीके से हम जोड़ने जा रहे हैं, ऐसे जोड़ने जा रहे हैं कि आगामी संवाद के पॉडकास्ट में हर माह कम से कम एक या दो जो गेस्ट हैं हम चेतना पथ से लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे समाज में आसपास हमारे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और हम प्रयास करते हैं उसे आप तक लाने के लिए, ताकि पॉजिटिविटी बनी रहे और संवाद जारी रहे। तो इसी क्रम में नमस्ते भारत, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए पॉजिटिव विचारों से। और एक इस पॉडकास्ट को मैं आज यहाँ समापन करना चाहूंगा ये एक दो लाइन बोल के कि माना कि अंधेरा घना है पर चिराग जलाना कहाँ मना है। तो चिराग जलाते रहिए पॉजिटिविटी का, पॉजिटिविटी फैलाते रहिए समाज में, ताकि ये समाज हरा भरा रह सके। मैं भी आपको दो लाइन जरूर देना हाँ चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शायद वो लाइनें आपके लिए लिखी गई हैं, आप जैसे पथिकों के लिए लिखी गई हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने अपने पथ पर चल रहा है, जो ईश्वर द्वारा निर्धारित पथ है। और जो आपने अपने लिए पथ निर्धारित किया है, मैं सिर्फ यही कहूँगा, रे पथिक तो चल, तेरे पाँव पर, रे पथिक तो चल, तेरी दूर नहीं मंजिल, रे पथिक तो चल, तेरी दूर नहीं मंजिल, रे पथिक तो चल, तेरे पाँव न जाए फिसल। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज के पॉडकास्ट में एक हम नई चीज करेंगे। हमने अभी तक 21 पॉडकास्ट किए हैं और हमने किसी में भी चैनल सब्सक्राइब करने की अपील नहीं की। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि समाज में अच्छा हो रहा है, तो हमारे साथ आपका भी दायित्व बन जाता है कि आप उस अच्छाई को फैलाएं। वो आप कैसे फैला सकते हैं? अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि एक अच्छी चीज और लोगों तक भी पहुंचे। तो इसी के साथ नमस्ते भारत।